आता है और 3 नंबर की डेरिवेशन के रूप में आता है तो ये डेरिवेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर आता है। एक केस देगा, बोलेगा फॉर्मूला निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 V और U का रिलेशन निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V और U का। कोई आपसे पूछे SRS क्या होता है, डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा डिराइव SRS। SRS की फुल फॉर्म होती है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमने बचपन में पढ़ा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, याद है? हमने बचपन में ये कहानी पढ़ी थी कि अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सुन लेना, पे लाइट आती है तो जितना एंगल बना के आती है उतना ही एंगल बना के चली जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, याद है कुछ? ये भी पढ़ा था कि ये दोनों लाइट रेज क्या होती हैं? पैरेलल। दोनों लाइट रेज पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बस क्या करता है, रे को साइड शिफ्ट कर देता है, ठीक है? पैरेलल जा रही होती है लाइट रे, उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देता है। कौन? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और कोई काम नहीं करता। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। यहां पर हमने क्या किया, रिफ्रैक्शन कराया। क्या कराया? लाइट आई बेंड करी, लाइट आई बेंड करी, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ यहां पे। पर आपको नहीं लगता ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? ये प्लेन है ना, सरफेस प्लेन है, ये भी। तो प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है हम पढ़ चुके। प्लेन पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, हम नॉर्मल बनता है, लाइट जाती है टुवर्ड्स, यहां पे बेंड करती है, फिर नॉर्मल बनेगा, यहां पे लाइट टुवर्ड्स यहां पे बेंड करेगी, और पूरा डायग्राम बन गया। इसको आप पढ़ चुके हो। इसके बारे में 2 कंक्लूजन निकल के आते हैं कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल होते हैं। इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करो तो इमर्जेंट रे और वो दोनों पैरेलल होते हैं, पहला। और आई और ई क्या होता है, बराबर। बस इमर्जेंट रे थोड़ा सा एक तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये ग्लास स्लैब कुछ नहीं करता, शिफ्टिंग करता है। क्या करता है? इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? साइडवेज शिफ्ट हो गई ना। लाइट रे ऐसे जा रही थी, मैंने कांच का स्लैब रखा, अब ऐसे ना जाके थोड़ा सा नीचे होके ऐसे जा रही है, यूं जा रही थी ऐसे। ग्लास स्लैब के बाद ऐसे नहीं जा रही, ऐसे को वो यहां से कंटिन्यू कर रही है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई पीछे, इसे लेटरल शिफ्ट कहते हैं, साइडवेज शिफ्ट। तो ग्लास स्लैब के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप ये बोलोगे, अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, दोनों सरफेस पैरेलल हैं, दोनों सरफेस पैरेलल हैं, दोनों सरफेस, तो 3 चीजें बोली जा सकती हैं। पहली आई और ई बराबर, दूसरी इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, और तीसरी साइडवेज शिफ्टिंग होती है। तो ये 10वीं के तीनों बातें कि क्या होता है ग्लास स्लैब रखने से। ग्लास स्लैब क्या कर देता है, रे को डायरेक्शन सेम रखता है, शिफ्ट कर देता है, ठीक है? इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला भी लिखवा देंगे आपको, इसका नोट्स में मिल जाएगा आपको, इसका फॉर्मूला नोट्स में, इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। काम का नहीं है डेरिवेशन, करना हो, पूछना हो, समझना है मुझसे पूछ लेना, ठीक है? फॉर्मूला भी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी रीजनिंग आ जाती है, इसलिए फॉर्मूला हम कर लेते हैं, ठीक है? चलो, जितनी एक लाइन, जितनी ज्यादा चौड़ी ग्लास स्लैब होगी उतना ज्यादा ये शिफ्ट होगा। शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन टी। जितना थिकनेस लोगे कांच की, उतना लाइट रे को शिफ्ट कर देगी। बहुत मोटा कांच लिया, बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी लाइट रे, ठीक है? ये कॉमन सेंस है, इसको दिमाग में डाल लेना बस। ये आप लोग पढ़ चुके हो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेकिन SRS होता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां पर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है, स्फेरिकल है। कैसा? तो लाइट जिससे जाके टकराने वाली है वो भाई ऐसा है, अंदर पूरा मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल कांच की बात करूं तो अंदर पूरा कांच है, बाहर हवा है। तो अगर लाइट रे किसी स्फेरिकल सरफेस से टकराएगी तो कैसी इमेज बनेगी? तो क्या होगा,
तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा? प्लेन का तो रटा पड़ा है, बचपन में पढ़ा था। स्फेरिकल, ये पूरा ये कांच है और आगे से मुड़ा हुआ है, इसकी एंट्री ऐसी है कि मुड़ा हुआ है ये, तो लाइट जब एंटर करेगी तो फिर मुड़े हुए सरफेस में एंटर करेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसआरएस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो भैया एसआरएस में हम निकालते क्या है? हम एसआरएस में निकालते हैं दोनों मीडियम, बाहर और अंदर के मीडियम का क्या है? रिफ्रैक्टिव। हम इसमें एक ही चीज निकालते हैं, μ1 μ2 v u और r, इन पांचों का रिलेशन। एक बात सोचो, अगर ये सरफेस मुड़ा हुआ है, क्या है? तो ज्यादा भी मुड़ सकता है, कम भी मुड़ सकता है। तो ये ज्यादा कम कौन डिसाइड करेगा? आर। क्या? आर। हर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा? क्या लगता है ये जिस स्फेरिकल चीज का से बना होगा उसका सेंटर यहां के लाई करता होगा? हाँ ना बोलो। तो इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका भी एक रेडियस होता है, ऐसे मार्क होगा। तो ये रहा आर, कितना मुड़ाव है इसका? ज्यादा मुड़ा होगा तो छोटा सा स्फेयर बनेगा, आर भी छोटा आएगा। कम मुड़ा होगा तो बड़ा स्फेयर बनेगा, आर भी बड़ा आएगा। तो क्या आप ये मानने को तैयार हो कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का आर अलग अलग हो सकता है? श्योर हो? मन मान रहा है आर अलग अलग हो सकता है? अच्छा, आर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आर एक पैरामीटर है, मतलब लेना चाहिए, ऐसा थोड़ा सबका आर सेम होगा। अच्छा, μ1 μ2 क्या है? जिस मीडियम से ये बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, और बाहर जहां ये रखा है, अब जरूरत थोड़ा ना कांच को मैं हवा में रखूंगा, मेरा कांच का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मैंने उसे हवा में रखा, हो सकता है मैं उसको पानी में डिप कर दूं, तो अंदर तो कांच है, बाहर क्या है? पानी। तो बाहर का मीडियम कुछ भी हो सकता है ना। हम एयर मान के 1 क्यों ले? म्यू को हम μ1 ले लेते हैं। अगर बाहर हवा होगी तो μ1 को 1 पुट कर देंगे, बाहर पानी होगा तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर देंगे। सही है? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हमने ऑयल में डिप कर दिया, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कांच से बना है, उसके अंदर का म्यू तो कांच का म्यू, पर बाहर क्या? ऑयल। आ रहा है? तो अंदर और बाहर का म्यू को हम μ1 μ2 से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? तो μ1 μ2 और r के बीच में रिलेशन निकालने को कहते हैं एसआरएस का डेरिवेशन। कि निकाल के बताओ इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां बनेगी। अब देखो, करें शुरू। आपको एक बात बस आखिरी रिमाइंड कराता हूं करने से पहले, जीवन में जब भी आपको कर्व्ड चीज पे नॉर्मल बनाना हो, जीवन में जब भी आपको कर्व्ड चीज पे, लेंस पर, कनकेव मिरर पे, कन्वेक्स मिरर पे, किसी भी कर्व्ड मुड़ी हुई चीज पर नॉर्मल जानते हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे वाला नॉर्मल, अगर आपको कभी भी नॉर्मल बनाना हो, 90 डिग्री बनाना हो, तो उसकी एक ही ट्रिक है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ले आओ, वही नॉर्मल होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मुड़े हुए सरफेस पे आने वाली हर लाइन नॉर्मल होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन को नॉर्मल कहते हैं। जब भी नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन मारते हैं, उसे नॉर्मल का दर्जा दे देते हैं। प्लेन सरफेस है, आप जानते हो परपेंडिकुलर ऐसे ही ड्रॉ होगा, पर अगर मुड़ा हुआ सरफेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो जिस पर नॉर्मल बनाना है, वही लाइन नॉर्मल होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन को मन को बना पा रहे हो? मन को बता दो ये बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है वो नॉर्मल होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है वो अपने मन में डालो इस बात को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है वो एक बार एक क्वेश्चन आया, वैसे हम आप और मैं जानते हैं ना कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के लॉन्ग आएगी तो नॉर्मल के लॉन्ग चली जाएगी। हाँ ना बोलो? अरे मिरर में पक्की बात है। आपको पता है मिरर में एक रूल होता है स्फेरिकल मिरर में, रे डायग्राम का, कि जो लाइट रे सी से पास करके आती है वो वैसे चले जाती है। बताओ वापस क्यों जाती है? क्योंकि जो सी से, अरे जो सी वाली लाइन पे आ रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, वो नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है, 0 डिग्री, बिल्कुल नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है। तो 0 डिग्री बना के आएगी तो फिर 0 डिग्री बना के ही जाएगी ना। ठीक है,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींची गई लाइन एक स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल का काम करती है। इतना मेरे दिमाग में बैठ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं एसआरएस का टिपिकल डेरिवेशन है क्या। पहले ही समझो, एसआरएस के 5 केस बनते हैं। कितने? ठीक है। अब यार देखना, हो सकता है कि सरफेस ऐसा हो, ऑब्जेक्ट यहां रखा हो। एक केस ही हो गया भाई, ये तो कन्वेक्स सरफेस है, कैसा है? कनकेव। कनकेव सरफेस है, ऑब्जेक्ट बाहर रखा है। ठीक है, एक केस। कैसा? कनकेव सरफेस है, ऑब्जेक्ट मीडियम के अंदर रखा है। दूसरा केस। तीसरा, इसमें ऑब्जेक्ट बाहर रखा है। चौथा, इसमें ऑब्जेक्ट अंदर रखा है। ठीक है, और एक आता है पांचवा। क्या? ऑब्जेक्ट इसके बाहर रखा है लेकिन बहुत पास है। तो पांचों केस बनते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब पांचों का डेरिवेशन तो कर नहीं सकते और रटे भी कैसे, तो आपको एक डेरिवेशन से बेसिक सीख लेना है ताकि सबका कर पाए एक बार में। खुद से कर पाओगे, यकीन मानो। अगर बेसिक सीख लिया, ये सारे केस खुद ही कर दोगे भैया, है ही नहीं मुश्किल। अब एक तो ये कठिनाई है कि 5 केसेस हैं, हम एक से सीखेंगे सारा, पांचों पे लगाएंगे। पांचों में से कोई भी पेपर में आ सकता है। बोलेगा कन्वेक्स सरफेस, आप कन्वेक्स बनाना पड़ेगा। बोले कनकेव सरफेस, कनकेव डेरिवेशन करना पड़ेगा, बताएगा आपको। और याद रखना, एसआरएस नाम लेता ही नहीं है। बोलेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, कनकेव सरफेस, कन्वेक्स सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। ठीक है, बच्चा कहता है भैया वो लेंस भी तो हो सकता है। अरे लेंस वर्ड यूज नहीं किया ना उसने, सरफेस यूज किया ना, तो लेंस तो है ही नहीं। मिरर या लेंस के लिए मिरर या लेंस यूज होता है, उसके अलावा कुछ भी है तो सरफेस है। अभी एक कठिनाई और है, एक कठिनाई और है, इसके ना न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं? सुनो बच्चों, इन सभी केसेस में फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। क्या बनेगा? अलग अलग। अब आता है न्यूमेरिकल। क्या आता है? एकदम से न्यूमेरिकल आया और फॉर्मूला इसका होता भी कोई ऐसा नहीं है सस्ता फॉर्मूला हो, छोटा सा हो, नहीं, ऐसा दिखता है। देखो ऐसा, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब सोच के देखो, 6 केस का अगर अलग अलग फॉर्मूला बन रहा है और न्यूमेरिकल आ गया किसी एक केस पे और फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या पूरा डेरिवेशन करेंगे? पहले हम पूरा 15 मिनट का डेरिवेशन कर रहे हैं कि इस केस के लिए फॉर्मूला बनेगा क्या, उसके बाद उसको अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। बहुत गधापंती हो जाती है। एसआरएस के न्यूमेरिकल कभी नहीं चूकते, आते हैं। एसआरएस खुद ही न्यूमेरिकल बन के आता है। एसआरएस बोलेगा नहीं, अजीब सा स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा निकालो रिलेशन। ठीक है, तो अपने आप में ये रिलेशन के रूप में आ सकता है, वरना इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और जब भी इसका न्यूमेरिकल आएगा आपको अपनी बुद्धि लगानी है। क्या लगानी है? मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका सिखा दूंगा, है भाई विजुड़ी, एक डायरेक्ट तरीका सिखा देंगे जो आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। आप फॉर्मूला क्वेश्चन देख के 1 सेकंड में लिख दोगे, बिना दिमाग लगाए, बिना डेरिवेशन करे। क्वेश्चन देखोगे, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? यहां पड़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, बस इतना पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है। ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला, कोई भी केस हो पांचों में से 1 सेकंड में आप फॉर्मूला लिख दोगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी सीख लेना अभी। एक तो सारे डेरिवेशन कैसे करने हैं इसकी मदद से वो, और कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है किसी भी केस का, तो इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला कैसे याद हो, कोई ट्रिक है तो बताएं, तो ट्रिक बताएंगे। देखें इधर, शुरू करते हैं सर इसका डेरिवेशन। सब में पहले डायग्राम बनेगा भाई। प्रिंसिपल एक्सिस मार्क करी,
बिल्कुल कनकेव था मेरे पास, कन्वेक्स था, मैंने बना दिया डायग्राम, म्यू टू म्यू वन मार्क कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दिया। अब एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होती है इमेज। क्या होता है? इस टॉपिक में तीन चीजों की चर्चा होती है, तीन चीजों की, तीन लाइट रेज, तीन चर्चाएं। तीन चीजें क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट और इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो बहुत सिंपली बचपन से जो पढ़ते आए हैं उसको लगाते हैं। जो हमने पढ़ा है बचपन से, लाइट रे आती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, अवे बेंड करती है, जो कहानी पढ़ी है लगाते हैं। आप बस जहां जहां बोलू ना याद कर लो, वो याद कर लेना। ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई एक सरफेस पे, अब ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट रे अंदर जाएगी, पर अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? अब ये बाहर हल्का मीडियम है, अंदर भारी मीडियम है, तो लाइट कहां बेंड करेगी? लाइट रे हवा से या किसी हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे बेंड करेगी। जब भी लाइट रे मीडियम चेंज करती है तो वो बेंड करती है। क्यों बेंड करती है? क्या नाम है इस फिनोमेना का? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड करेगी। तो अब बताओ, नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा पहले। इस पॉइंट पर लाइट आई है, इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे बनाएं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन नॉर्मल होती है। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन लेकर आया, नॉर्मल। लाइट रे ऐसे जा रही थी, क्या ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल से दूर बेंड करेगी? श्योर हो? क्यों? रेयरर से डेंसर, भारी मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ आ जाती है। कौन? तो ऐसे नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। सही है? सही है। तो यहां क्या बन रही होगी? कोई दिक्कत? अच्छा, ये डायग्राम तो बना लोगे। आर्म स्टेप। ऑब्जेक्ट की दूरी को कहते हैं यू, इमेज की दूरी को कहते हैं वी। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी पॉइंट। पी नहीं लेते, चलो एम, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे तक, इसको ले लेंगे एन। क्या? इस पॉइंट को लेते हैं पी, पोल। ठीक है, ये डायग्राम बनाना, इसकी आर डालनी पड़ेगी, ये तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा हर बार। आपने बाहर ऑब्जेक्ट लिया, क्वेश्चन ने बोला ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा है, ऑब्जेक्ट बाहर रखा, लाइट रे गई, नॉर्मल ड्रॉ किया, डेंसर में जा रही है, टुवर्ड्स बेंड कराया, जहां मिली इमेज बना दी। बस इतना तो कॉमन है। यू वी और आर मार्क कर दिया। यहां तक तो कोई भी कर लेगा? नहीं कर पाओगे। कर लोगे? क्या सारे केसेस में यहां तक तो कर ही लोगे? यहां तक क्लियर? अब मेन कॉन्सेप्ट जिससे हर क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं सारे एसआरएस के टॉपिक्स में। 3 स्टेप होते हैं, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले कुछ याद कर लेते हैं, फिर वो 3 स्टेप बताऊंगा। याद क्या करना है? इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, ये कौन सी रे है? ये और ये। इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसे अल्फा बोलते हैं हमेशा। क्या बोलते हैं? अल्फा। जो नॉर्मल का एंगल होता है उसे बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर केस में नॉर्मल वाला एंगल होता है, और जो इमेज वाला एंगल होता है, रिफ्रैक्टेड रे वाला, वो होता है। भैया याद करना है? हाँ याद करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे अल्फा कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे वाले को बीटा और नॉर्मल वाले को गामा। हर बार यही लेना है। समझ गए ना? होश में हो? तो नॉर्मल का एंगल बीटा, इमेज का एंगल गामा, और ऑब्जेक्ट वाले का एंगल सही है, अल्फा बीटा गामा, ऑब्जेक्ट नॉर्मल और इमेज। इतना याद रहेगा? पक्की बात है? तो डायग्राम और ये बनाने के बाद 3 स्टेप। पहला स्टेप, आई एंड आर की वैल्यू निकालो अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में और स्नेल्स लगा दो। आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसके रूप में?
अल्फा बीटा गामा, बचपन वाली मैथ्स। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम याद है किसी को? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सुनिए किसी ने कोई? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऐसी होती है, इसका और इसका सम इसके बराबर होता है। ऑपोजिट एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल का सम। तो अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 + 2, पता है बात? इसे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं। बचपन की यादें कुछ याद आ रही हैं? ठीक है, बायो वालों, पिछले जन्म की यादें याद आ रही हैं? कुछ तो याद आ रहा होगा। यहां देखो, पहला स्टेप क्या है? आई और आर की वैल्यू निकालो अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में और स्नेल्स लॉ लगा दो। ठीक है, आई और आर निकाल के स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है अपॉन जहां से जाए। सही है, तो पहले आई और आर निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप लिखा है, पहला करते हैं। देखिए आई और आर, पहले तो आई मार्क करना पड़ेगा। हमने आई मार्क ही नहीं कर रखा। आई होता क्या है भाई? नॉर्मल सेंस। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो बताओ जरा कहां मार्क होगा? क्या है ये? और आर क्या होता है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। आर। अब खुद से दिमाग लगाते हैं हम आई और आर को की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा बताओ, क्या आपको पता है ये एक सीधी लाइन है, ये नॉर्मल है ना ये? तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला सी ओ और एम दिख रहा है? ट्राइंगल सी ओ एम दिख रहा है? किसको लगता है कि अल्फा और बीटा इंटीरियर एंगल है और अल्फा और बीटा का सम आई के बराबर होगा? क्या आई एक्सटीरियर एंगल नहीं है? क्या आई है ना बाहरी एंगल? तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा नहीं होगा? ये बचपन से पढ़ रहे हैं ना। एक्सटीरियर का उधर वाला एंगल इंटीरियर के ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं आई की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा प्लस, भैया ने कहा था आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा के रूप में निकालना। मैंने आई की वैल्यू निकाल दी। कैसे निकाली? एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर। अच्छा, अभी मैं आर की भी निकालना चाहता हूं। बताना जरा, क्या आर प्लस गामा बीटा के बराबर नहीं होगा? अरे वो टेढ़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको? MIC ट्राइंगल देखो, MIC दिख रहा है? MIC क्या है? आर प्लस गामा इक्वल टू होगा। क्या बीटा एक्सटीरियर एंगल है? आर और गामा अंदर के एंगल है। तो ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर हो। तो आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा। तो आर क्या आ जाएगा? आपकी जानकारी के लिख देता हूं यहां पे, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा। आर क्या आ जाएगा? बीटा माइनस। बहुत बढ़िया, भैया ने कहा था पहले स्टेप में क्या करना है? आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा में निकालनी है और क्या लगा देना है? लगा देते हैं साइन आई बाय साइन आर। जब आई और आर बहुत छोटे होते हैं तो आई, साइन आई और साइन आर नियरली आई और आर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर इज नियरली इक्वल टू आई बाय आर। दोबारा, साइन आई बाय साइन आर नियरली इक्वल टू, और स्नेल्स ने कहा था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है। कहां पे जा रही है और कहां से जा रही है? सही है, डन है। फिर तो ये स्नेल्स लॉ लगा दिया। आई आर की वैल्यू तो पुट कर दो कम से कम। बताओ आई आर की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू इज इक्वल टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना? ले जाओ जरा इधर, क्या गेम चलेगा बताओ? μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा माइनस। ठीक है, अच्छा इसके बाद
बीटा इधर भी है, बीटा इधर भी है, तो कैसे करेंगे? काट दो, अलग अलग है भाई, एक तरफ ले जाएंगे तो लेके जाओ। μ1 अल्फा और इधर ले आओ इसको, μ2 इज इक्वल टू सही है, कुछ कॉमन आ रहा है। और यहां पे क्या था? पहला स्टेप कंप्लीट। आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के रूप में निकाला और क्या लगा दिया? स्नेल्स लॉ। ये पहले स्टेप का कंक्लूजन है। कोई दिक्कत यहां तक? हर क्वेश्चन में यही करना है। हर क्वेश्चन में पता है अलग अलग क्यों आएगा आंसर? हर क्वेश्चन में आई और आर की वैल्यू अलग अलग आएगी। डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा, डायग्राम अलग बनेगा तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने पर आई और आर की वैल्यू थोड़ी अलग अलग आएगी। ठीक है, देखो एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं, अभी मैं पूरा ड्राइव कर दूंगा फिर कष्ट होगा थोड़ा सा। एक एंगल में तब्दीली कर रहा हूं, ठीक है, जो सी वाला एंगल है ना उसको ज्यादातर जगह पे क्या मानते हैं और इसको मानते हैं। अगर मैं ये चेंज नहीं भी करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा क्योंकि लास्ट में मुझे बीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पर जनरली आप कहीं बुक में देखेंगे, नोट्स देंगे, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए बता रहा हूं। सी वाले एंगल को क्या ले लिया मैंने, तो जहां पर गामा था उसको कर दो बीटा और जहां बीटा था उसको कर दो गामा। तो ये बताओ जरा, कुछ चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बस हमने नॉर्मल वाले एंगल को आखिरी एंगल माना और उसे गामा ले लिया। तो ये सब तो छेड़ेंगे नहीं इसको हम, लास्ट में यहां पर मैंने अभी इसीलिए चेंज कर दिया क्योंकि ऐसा ना हो आप कहीं देखो और बोलो भैया एंगल अलग, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका लास्ट आंसर सेम ही आएगा। भाई किसी को एक्स मानना था, किसी को वाई मानना था, अब मैंने वाई और एक्स को उल्टा मान लिया तो आंसर तो लास्ट सेम ही आएगा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहां तक क्लियर? अगला स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप, सारे एसआरएस करने की ट्रिक है। टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा निकालो और वैल्यूज पुट कर दो। टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा। आपको ऊपर ट्राइंगल दिख रहे हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, वहां से हम टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। भैया टैन अल्फा तो है ही नहीं कहीं इसमें। जब एंगल छोटा होता है तो टैन अल्फा और साइन अल्फा और अल्फा तीनों बराबर होते हैं। किसी एंगल का साइन, उस एंगल का टैन और वो एंगल तीनों नियरली बराबर होते हैं जब एंगल छोटा होता है। एंगल तो ये अल्फा ही टैन अल्फा है, बीटा ही टैन और गामा ही टैन। तो जल्दी से टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा निकालते हैं और उनकी वैल्यू अल्फा, बीटा और गामा की जगह पुट कर देते हैं। करें क्या? चलिए बताना जरा, ट्राइंगल को देखो और बताओ टैन अल्फा क्या है। टैन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा। टैन अल्फा क्या है? mn by on। भाई टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय, बताओ mn बाय mn बाय, सही है? अरे बोलो ढंग से। हाँ भैया। अच्छा टैन बीटा क्या है? mn upon n। बीटा mn अपॉन in। in, सही है? और टैन गामा mn upon nc। mn अपॉन nc। ये आ गया टैन गामा। ये रहा ट्राइंगल छोटा वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या ऐसा बोला जा सकता है n इज नियरली अप्रोचेबल टू p? क्यों बोल रहे हैं सुन लो। हम जितने भी केसेस लेते हैं एसआरएस के, उसमें एपर्चर बहुत बड़ा मानते हैं। एपर्चर बहुत, ये जो होता है ना इसका मुड़ाव बहुत कम होता है, खिंचा होता है बहुत ज्यादा खिंचा। तो ये P और N पॉइंट बहुत ही नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक। समझ रहे हो? जितना मुड़ा हुआ होगा उतना P और N दूर होंगे और जितना एपर्चर सीधा होगा, जितना कर्वेचर कम होता है उतना N और P बिल्कुल करीब होते हैं।
तो अगर एन और पी बिल्कुल करीब होते हैं, एन और पी बिल्कुल, तो एन और पी को एक ही मान सकते हैं ना। तो मैं एन अप्रोचेबल टू पी मान के एन और पी बहुत नजदीक है, तो जहां जहां एन है, जहां जहां वहां पर पी पुट कर दे, कोई डरने की बात तो नहीं है, पक्की बात है। सोच के देखो, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, कर सकते हैं ना। तो अभी मैंने अल्फा बीटा गामा निकाला, मैंने क्या बोला था, tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकालो और उनकी वैल्यू पुट कर दो। पुट कर दो इसमें जरा, बताना जरा क्या पुट होगी। म्यू वन अल्फा की वैल्यू एम एन अपॉन, शानदार, प्लस एम एन अपॉन, बहुत बढ़िया, आगे इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन एम एन अपॉन, सही है। तो क्या एम एन से एम एन से एम एन कट जाएगा, कॉमन आके बच क्या गया, म्यू वन अपॉन, अब अभी तो बताया था कि एन को पी लिख सकते हैं, ओपी प्लस इज इक्वल टू म्यू टू, सही है, एन नियरली इक्वल टू, कोई दिक्कत भैया। सेकंड स्टेप भी कर दिया हमने, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा निकाले और उनकी वैल्यू पुट कर दी, तो सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप इतना छोटा सा है कि आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। सब्र, यहां देखो, u v और r को साइन के साथ पुट कर दो, साइन के साथ पुट कर दो, दिस इज थर्ड स्टेप। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस बन रहा होगा उसमें, अपने आप दिख जाएगा अभी तुम्हें, उनको साइन के साथ, इज्जत के साथ पुट करना है। ओपी, 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 यू या माइनस यू, सही है। तो ओपी होता है माइनस यू, तो आखिरी स्टेप मैंने किया यहां पे। अब बताना मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, बताना है। म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस आईपी, आईपी क्या है, आईपी, आईपी तो इमेज डिस्टेंस है, आर प्लस का लूंगा माइनस का, इस तरफ वाली चीजें प्लस की होती हैं, सही है। माइनस वाली टर्म को बाद में लाओ, प्लस वाली को पहले लिखो। म्यू टू बाय माइनस दिस इज द डेरिवेशन। समझ में आया क्या था, तीन स्टेप समझ में आए। हर डायग्राम में आई और आर को अल्फा बीटा गामा के रूप में निकालो, उसके बाद स्नेल्स लॉ लगा दिया। सेकंड स्टेप, tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकाल के अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दी। थर्ड स्टेप, जो भी बन रहा है उसमें आपको u v और r दिख रहा होगा, बस साइन के साथ पुट करना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये एसआरएस की 3 नंबर की डेरिवेशन है। ये कहां नहीं आती पता नहीं, दिखती तो हर जगह है। या तो इसका न्यूमेरिकल दिखेगा या फिर आपको ये टॉपिक के रूप में आई हुई डेरिवेशन दिखेगी, जिसमें वो एसआरएस का नाम नहीं लेगा। एक चीज और सीखो, डेरिवेशन तो कर दोगे पांचों केस में शायद, अगर तरीके से सीख गए हो तो, लेकिन एक चीज और सीखो, फॉर्मूला बनाना हो किसी भी केस का, तो एकदम से फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। अगर एकदम से कोई भी केस दे दे वो और बोले न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, मैं एक जनरल केस दे रहा हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां रखा है म्यू टू म्यू वन, इसके लिए फॉर्मूला पूछा मुझसे, न्यूमेरिकल दे दिया और बोलो लगाओ फॉर्मूला। भाई म्यू वन म्यू टू दे रखा है और वी पूछ लिया, वो निकालो, वी की वैल्यू निकालो, यू की वैल्यू निकालो। इस फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा होगा, म्यू टू म्यू वन दे रखा है, वी और यू दे रखा है, आर पूछ लिया, ठीक है। म्यू वन म्यू टू आर दे रखा है, वी दे रखा है, यू पूछ लिया। तो कोई भी एक मिस करके बाकी सब दे देगा और पूछ लेगा। पर भाई फॉर्मूला सही पता होगा तब तो आंसर सही आएगा मेरा। माइनस प्लस का झोल हो गया तो भी आंसर गलत आएगा।
तो इस वाले केस के लिए फॉर्मूला क्या है, इसका तो ये रहा जो ये डायग्राम है, इसका फॉर्मूला निकालूं पहले, डिराइव करूं, फिर न्यूमेरिकल करूं, पॉसिबल नहीं है। एक बार में फॉर्मूला लगाने का एक छोटा सा तरीका होता है, सिंपल। आप बस ऑब्जेक्ट से लाइट रे को इमेजिन कर लो। लाइट रे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, बाहर निकलेगी ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम में बाहर तो निकलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट डेंसर से तो बाहर निकलेगी। अच्छा, सिंपल। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू, लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन वी, अपॉन वी। अरे भैया ये फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं मैं, स्नेल्स लॉ लगाते रहोगे जिंदगी भर। लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन वी, लाइट जहां पे जा रही है अपॉन वी, माइनस, हर बार माइनस, जहां से जा रही है अपॉन यू, जहां पे जा रही है और जहां सही है, जहां पर लाइट जा रही है, कहां जा रही है इस केस में, लाइट कहां जा रही है, म्यू वन अपॉन माइनस, कहां से जा रही है, अपॉन, उसी ऑर्डर में माइनस करो, उसी ऑर्डर में माइनस करो, म्यू वन माइनस अपॉन आर, उसी ऑर्डर में माइनस करके अपॉन आर। दोबारा सुन लो, लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन वी, जहां जाएगी वहीं तो इमेज बनाएगी, तो उसका म्यू अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस, हर बार माइनस आएगा बीच में, जहां से जा रही है वहां ऑब्जेक्ट रखा है, जहां से जा रही है अपॉन यू इज इक्वल टू, उसी ऑर्डर में म्यू को माइनस करो। यहां पहले म्यू वन आया तो यहां भी माइनस कर दो, पहले म्यू वन आएगा, इसी ऑर्डर में माइनस करके अपॉन आर, हर बार सही होगा। आपको ये तरीका समझ में आया? बनाओगे फॉर्मूला, बना लोगे फॉर्मूला? एक बार बोल देना, एक बार हिंदी में जो मैंने बोला, लाइट जहां पे जा, जहां से कैसे आ गया पहले, रुक जाओ, डम्ब, दोबारा मैं बोलूंगा तब बोलना साथ में, लाइट जहां उसका म्यू, अरे पूरा, लाइट अपॉन, अपॉन माइनस, जहां से जा रही है उसका म्यू अपॉन इज इक्वल टू, उसी ऑर्डर में माइनस करके अपॉन, लाइट जहां पे जा रही है, जहां से जा रही है, याद रहेगा, जहां पे जा रही है अपॉन वी माइनस जहां से जा रही है अपॉन यू, जहां पर जा रही है अपॉन वी माइनस जहां से जा रही है अपॉन, उल्टा तो नहीं कर दोगे इसको? सही है, इज इक्वल टू सेम ऑर्डर में माइनस करके अपॉन, किसी भी केस का फॉर्मूला बना लोगे, बस देख लेना ऑब्जेक्ट कहां रखा है, वहां से लाइट निकलेगी और कहीं दूसरे मीडियम में जाएगी, जहां जा रही है उसका म्यू अपॉन वी, जहां से जा रही है अपॉन यू माइनस करके आर। कोई दिक्कत? लेंस मेकर फॉर्मूला ऑप्टिक्स में कुछ भी ना आए तो ये आता है, ये जरूर आता है, इसका एक न्यूमेरिकल हमेशा आता है, ये अपनी प्रेजेंस रखेगा, इसका न्यूमेरिकल रीजनिंग है खुद आएगा, पक्का आएगा, मतलब एक भी साल नहीं गुजरा जब ये ना आया हो। इस चैप्टर में क्या पक्का होता है, 4 में से 2, 4 बंदे हैं, 4 में से 2 रे ऑप्टिक्स के पक्का पक्का आते हैं, नाम ले रहा हूं, लेंस मेकर, प्रिज्म, माइक्रो और टेली, इन चारों में से कोई 2 आते हैं हर साल, लेंस मेकर, प्रिज्म, माइक्रो और टेली, ठीक है, तो इनमें से कोई 2 आएंगे। अब वो 2 न्यूमेरिकल के रूप में आए, आसान न्यूमेरिकल आता है इनका, मुश्किल नहीं आता, वो रीजनिंग के रूप में आए, बहुत आसान रीजनिंग आती है, या डेरिवेशन के रूप में आए, इन 4 में से कोई 2 का जिक्र जरूर होता है। दीज आर द मेन 4 टॉपिक, टॉप 4 है ना, तो बिल्कुल फैबुलस 4 टॉपिक हैं किसके, रे ऑप्टिक्स के। देखते हैं लेंस मेकर क्या है। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको या हमें यह बताता है कि जब भी कोई लेंस बनाया जाता है, जब भी कोई लेंस बनता है, तो उस लेंस की फोकल लेंथ, मान लो मुझे एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, तो मैं पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए इस तरफ के सरफेस को कितना मोड़ू, इस तरफ का कितना मोड़ू, हर बार ये बराबर नहीं मुड़े होते, कभी एक साइड से ज्यादा एक साइड से कम भी होता है, तो मैं इनके कर्वेचर को चेंज करके लेंस की फोकल लेंथ पे क्या असर ला सकता हूं, लेंस को किस कांच से बनाऊं, किस कांच से बनाऊं, हर कांच का म्यू अलग अलग होता है ना,
तो लेंस को किस कांच से बनाऊं ताकि उसकी फोकल लेंथ वही आ जाए जो मुझे चाहिए। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन देगा जिसमें आप क्लियर निकाल पाओगे कि अगर मैंने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांच को लिया और कांच को इतने कर्व पे मोड़ दिया तो कितनी फोकल लेंथ का लेंस बनेगा। लेंस के बनाते वक्त ये फॉर्मूला काम आता है। किस फोकल लेंथ का लेंस आपने बना लिया है वो जांचने में काम आता है। आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो अपने लेंस की फोकल लेंथ। आपको बस क्या पता होना चाहिए, किस मीडियम से वो लेंस बनाया गया है। बोलो, किस मीडियम से वो लेंस, उस लेंस को किस मीडियम में रखा गया है, उस लेंस को किस मीडियम में, और लेंस के जो दो सरफेस है मुड़े हुए, देख रहे हैं दोनों, इनका कर्वेचर कितना है, इनका आर क्या है, R1 और R2 दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है। तो आपको R1 R2 की जानकारी होनी चाहिए। लेंस किससे बना है वो वाला म्यू, बाहर क्या है वो वाला म्यू। चार चीजें पता है, आप उस लेंस की फोकल लेंथ प्रिडिक्ट कर सकते हो। यकीन मानो मेरे हाथ में अगर कोई लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 15 मिलीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, कितनी हैरानी की बात है, लेंस मेकर कहता है आप इस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के लेंस को पानी में डिप करो, इसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी। इसको तेल में डिप करो, फोकल लेंथ अलग हो जाएगी। हवा में फोकल लेंथ अलग है, पानी में अलग है, तेल में अलग है, शहद में अलग है, केरोसिन में अलग है, हर जगह अलग है। फोकल लेंथ बाहर के मीडियम पर डिपेंड करती है। लेंस मेकर ने बताया कांच के मीडियम पर डिपेंड करती है, अंदर क्या है, किस मीडियम का कांच बनाया है, कांच से लेंस बनाया है। लेकिन बाहर क्या है उससे भी फोकल लेंथ बदल जाती है। एक 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस पानी में जाने के बाद अपनी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कर लेता है। समझ रहे हो? फोकल लेंथ लेंसेस की, मिरर में नहीं होता ऐसा। फोकल लेंथ किसकी, लेंसेस की, मीडियम पर डिपेंड करती है। लेंस का मीडियम भी, बाहर का मीडियम भी। ये किसने बताया? लेंस मेकर ने। लेंस मेकर ने कहा आप मुझे बाहर और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, दोनों सरफेस का आर बता दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं आपको फोकल लेंथ बता दूंगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हम डिराइव करने वाले हैं लेंस मेकर का वो फॉर्मूला जिससे लेंस मेकर हमें किसी भी लेंस की फोकल लेंथ बताने में मदद करता था। तो लेंस बनाने वाला फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला। ध्यान से, SRS यूज होता है। क्या यूज होता है भैया? ये भी 3 स्टेप का है। हाँ, डायग्राम को 2 पार्ट्स में तोड़ो और दोनों पार्ट्स में SRS का फॉर्मूला लिख दो। अब ये 2 पार्ट में तोड़ते कैसे हैं, करें शुरू। पहले तो डायग्राम को पूरा करते हैं भाई। स्टार्टिंग करने से पहले हर बार डायग्राम बनाने के बाद स्टेप फॉलो करना। अब क्या है यार डायग्राम, आप खुद बताओ। नॉर्मल आम बच्चा जानता है रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन, जब लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर में एंटर करेगी तो कहां बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। आशिम इतना अब भी नहीं बोल पा रही। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर एंटर करेगी कहां बेंड करेगी? बोलोगे तो आएगी फिजिक्स, वरना नहीं आएगी। दिमाग में जाती ही नहीं है, चुप बैठ रहते हैं गधे की तरह। तो अब बताओ इस वाले सरफेस का नॉर्मल कहां से बनाऊं? C1 से। किसको लगता है कि इस वाले कर्वेचर का जो सेंटर है वो C1 है? पहले वाले कर्वेचर का सेंटर तो C1 है ना, तो C1 से बनेगा नॉर्मल। तो बनाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बन गया। लाइट रे अवे बेंड करेगी टुवर्ड्स, वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, कहां बेंड करेगी? समझते हो इस बात को आप लोग कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी? हाँ ना बोलो। तरीके से बेंड कराते हैं। नॉर्मल की तरफ बेंड करके लाइट रे। अब एक और बार रिफ्रैक्शन होगा क्या? हाँ भैया। एक और बार रिफ्रैक्शन होगा। क्या लाइट बाहर निकल रही है? भैया। तो फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस वाले सरफेस का नॉर्मल कहां है? C2 नॉर्मल नहीं है, C2 से आएगा नॉर्मल। बना दिया नॉर्मल। अवे या टुवर्ड्स? अवे। यहां मिल जाएगी आपको इमेज। क्या मिल जाएगी? क्लियर है? ये क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सरफेस रास्ते में ना आता, अगर ये वाला सरफेस रास्ते में ना आता
तो आपको लगता है कि इमेज ऐसे सीधाई में बनती? आई डैश, पर आपको क्या लगता है आई डैश क्यों नहीं बनी? दूसरा सरफेस आ गया, लाइट बाहर निकल गई, बेंड कर गई, नहीं आया। अगर पूरे में कांच चल रहा होता, पूरे में कांच चल रहा होता, ऐसे बिल्कुल कांच ही होता, म्यू टू मीडियम होता, तो लाइट सीधी जाती, यहां इमेज बनती। पर कांच खत्म हो गया, एकदम से हवा आ गई, लाइट बेंड कर गई, आ रहा है। ये क्लियर है? पहली बार जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज कहां बन रही थी? आई डैश पे, हाँ ना बोलो। लेकिन दूसरा रिफ्रैक्शन ने लाइट को मोड़ दिया, ने लाइट को। आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, वरना रुकेंगे अभी। पूछो डायग्राम में जो पूछना है, अपनी बुद्धि स्टडी करो, खुद बना पाओगे। लाइट ऑब्जेक्ट से आई, पहले मीडियम टकराई, नॉर्मल ड्रॉ किया, टूवर्ड्स बेंड कर दिया, और उस टूवर्ड्स वाले को आगे तक एक्सटेंड कर दिया, डॉटेड। फिर लाइट बाहर निकल रही है, दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये बेंड कर दिया। फाइनल इमेज ये रही। देखो इधर, स्टेप 1 करें, फॉलो। डायग्राम को दो पार्ट में तोड़ो और दोनों पार्ट में SRS का फॉर्मूला लगा दो। तोड़े? लगा देते हैं, चलो तोड़े क्या। अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं मान लूंगा कि यही सरफेस है और पीछे पूरा कांच है। ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा O पे, लाइट रह गई, सेम डायग्राम है बिल्कुल, लाइट जा रही है, बेंड करी, ये म्यू2 है, पूरा पूरा म्यू2 मान लिया। मैंने मान लिया कि ये कांच कंटिन्यू चल रहा है, बाहर निकली नहीं कभी लाइट रहे। तो क्या लगता है इमेज कहां बनेगी? बहुत बढ़िया, जीत गए। यहां पे कहीं वो भी तो होगा, C1 से नॉर्मल आ रहा है, और लाइट रे बेंड करी और आई डैश पे इमेज है। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा एक बात हो, अब नाम की बारी आ गई, इसे यू बोल दे, इसे R1, भाई C1 वाला R1 होगा ना, यही मार्क कर लो। ये क्या होगा? R2। ये क्या होगा? U। ये फाइनल इमेज है, ये क्या होगा? V। वो नकली इमेज है, ये क्या होगा? V डैश। कोई दिक्कत? अच्छा इस डायग्राम में मार्क करो जरा, U, R1 और ये क्या है? बस यहीं तक चाहिए था तुम्हारा साथ, कि तुम्हें इतना समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। यहां तक क्लियर है क्या? मैंने कहा था दो पार्ट में तोड़ना है, ये एक पार्ट है। एक पार्ट क्या था? फ्रंट सरफेस को कांच मान लिया पूरा। अब अगला पार्ट क्या है? सेकंड सरफेस को कांच मान लूंगा पूरा, ऐसे। सुनो 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 सुनो, क्या आप ये बात मान पा रहे हो भारद्वाज? क्या आप ये बात मान पा रहे हो? इस पहले वाले सरफेस ने जो इमेज बनाई आई डैश, वो आई डैश दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। असल में यही हो रहा है, पहले सरफेस ने इमेज बनाई आई डैश पे, और ये आई डैश वाली इमेज अगले सरफेस के लिए क्या बन गई? कोई मुझसे पूछे इस वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट कहां है? ये रहा। और इस वाले सरफेस की इमेज कहां है? ये रही। समझो, इस वाले ने इमेज कहां बना दी थी? आई डैश पे। इस वाले ने आई डैश की इमेज को उठाया और उसे कहां पर बनाया? आई पर। नहीं समझे? तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले वाले द्वारा बनाई गई इमेज सेकंड सरफेस के लिए क्या काम करेगी? सेकंड सरफेस इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसकी इमेज बनाएगा। ये रही इमेज, सही है। अब ध्यान से यहां देखना सारे बच्चे, इस बार मैंने दूसरे सरफेस को कांच मान लिया पूरा, म्यू2, बाहर म्यू1। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, इस वाले सरफेस का सेंटर उस तरफ है क्या? इसका सेंटर वो रहा नॉर्मल, दिख रहा होगा आपको। आई डैश पर इमेज बनी थी, अब ये आई डैश की इमेज इसके लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। आई डैश से लाइट रे आई, ये वाली लाइट रे देख रहे हो, वाली आई डैश से लाइट रे आई, डॉटेड। इधर ध्यान से, नॉर्मल आया,
नॉर्मल दिख रहा है आपको वहां पे, यह है ग्रीन से नॉर्मल। अब लाइट रे जब डेंसर से रेयर जाएगी तो कहां बेंड करेगी? अवे। तो लाइट रे अवे बेंड कर गई, क्या आगे जाके कभी एक्सिस को मिलेगी? तो फिर क्या करूं? पीछे एक्सटेंड कर दूं। तो जब मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो आई पर आके मिल गई ये। तो एग्जैक्टली ये हुआ था, क्योंकि ये एक डेरिवेशन है, इसीलिए हमें बुद्धि लगानी है थोड़ी सी बस। और ये न्यूमेरिकल में कितना काम आता है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया। एक ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रह गई, बेंडिंग प्रोसेस जो हमने सीखा हुआ है नॉर्मल, और फिर पीछे एक्सटेंड किया, ये रही इमेज, फाइनल इमेज। सही है? अच्छा, क्या इसकी डिस्टेंस को हमने v मान लिया था शुरुआत में? भाई ये तो फाइनल इमेज है ना, ये v है। C2 का डिस्टेंस R2, R नहीं, और I1 का डिस्टेंस क्या था? v डैश, I डैश। ठीक है, अब मुझे सच बताना, इस वाले SRS वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इमेज क्या है? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर ऑफ इरेजर है तो R2 R2 होगा। अभी इन दोनों में पहला पार्ट था क्या? डायग्राम को दो पार्ट में तोड़ो और दोनों पार्ट में SRS का फॉर्मूला लिख दो। SRS लिख दें इसके लिए। SRS कहता है लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन v, लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन इमेज डिस्टेंस, माइनस लाइट जहां से जा रही है उसका म्यू अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू उसी ऑर्डर में माइनस करके अपॉन। जरा मदद करें मेरी, लाइट कहां पे जा रही है? इमेज डिस्टेंस क्या है? v डैश। सही है, v डैश माइनस सही है म्यू1 बाई यू, जहां से जा रही है अपॉन यू, उसी ऑर्डर में माइनस करो। R1 इक्वेशन नंबर, मुश्किल था ये। लाइट कहां जा रही है? म्यू1 में जा रही है, और इमेज क्या क्या है? कहां से जा रही है? सेम ऑर्डर। ये पहला स्टेप था, तोड़ा दो पार्ट में लेंस, और क्या लगा दिया? SRS का फॉर्मूला। सेकंड पार्ट है दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों फॉर्मूले इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो जरा बताओ। म्यू2 बाय v डैश माइनस प्लस म्यू2 माइनस म्यू1 बाय प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बाय। सही है, ये कट जाएगा। म्यू2 बाय v डैश, म्यू2 बाय v डैश। क्या यहां पर म्यू1 कॉमन? 1 बाय v प्लस का माइनस इज इक्वल टू, ध्यान से, अरे क्या मैं इसको म्यू2 माइनस म्यू1 बना सकता हूं? कैसे? माइनस कॉमन लेके माइनस बाहर ले लिया, क्या बन गया? अपॉन, और यहां पहले से क्या था? माइनस कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, प्लस बन गया माइनस, अंदर इंटरचेंज हो गए। क्या अब सेम बन रहा है? तो सेम बन रहा है तो बाहर ले ले, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, म्यू2 माइनस म्यू1 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? सही है। इस म्यू1 को डिवाइड में ले आऊं, क्या अलग अलग कर सकते हो? करो अलग अलग।
म्यू टू बाय सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। मैंने दोनों को ऐड करके सॉल्व कर दिया। यहां तक क्लियर है? एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले में ऊपर रेशो आ रहा है ना म्यू का रेशो -1/1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू का रेशो क्या है? ऊपर कौन सा म्यू आएगा? लेंस का, और नीचे बाहर के मीडियम का। लेंस जिससे बना है उसका म्यू ऊपर आता है, बाहर का मीडियम जो होता है उसका म्यू माइनस में 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। दो गलतियां करता है बच्चा, एक तो बाहर के मीडियम का म्यू और अंदर का म्यू उल्टा ले लेता है, रेशो उल्टा कर देता है। यहां कभी कभी तो लेंस का म्यू लेता है, बाहर का लेता ही नहीं है। और दूसरी गलती, R1 R2 को साइन के साथ पुट नहीं करता। R1 R2 साइन के साथ पुट होंगे। R1 इस तरफ है, R2 उस तरफ है, एक पॉजिटिव का होगा तो एक नेगेटिव का होगा। याद रखना, दोनों का साइन दोनों का साइन एक दूसरे का उल्टा होगा, हमेशा याद रखना। कन्वेक्स है ना या कनकेव है, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, एक का कर्वेचर इस तरफ होगा तो दूसरे का इस तरफ होगा। एक आर पॉजिटिव पुट करोगे तो एक आर, इसको याद रखना। बच्चे दोनों आर को पॉजिटिव या नेगेटिव पुट कर देते हैं, कभी कभी आंसर आएगा ही नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल आपका। ये क्लियर है? लास्ट स्टेप क्या है? लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ की वैल्यू पुट कर दो। मैम वो रहेगा ही नहीं। लेंस फॉर्मूला से 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f पुट कर दो। 1/v और 1/u बन रहा है वहां पे, इस तरफ किसके इक्वल होता है? लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला होता है ना प्लस वाला, 1/v प्लस 1/u 1/f के बराबर, ऐसे ही लेंस फॉर्मूला होता है माइनस वाला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/। तो आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? चले आखिरी स्टेप क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं। हवा में फोकल लेंथ 10 थी, पानी में डिप किया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, बताओ फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? दो ही गलतियां होती हैं बच्चों से, बच्चे म्यू का रेशो गलत लेते हैं, R1 R2 का साइन गलत लेते हैं, वरना तो आसान है इसके न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल जब भी आएंगे दो सिनेरियो दिया होगा, पानी में ये सब है, हवा में ये सब है। आपको सिंपल एक काम करना है, पानी के लिए लेंस मेकर लिखो, हवा के लिए लेंस मेकर लिखो, डिवाइड कर दो, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखो, कभी भी डिप करने से रेडियस पे फर्क, भाई लेंस तो लेंस है ना, सॉलिड चीज है, आप डिप करोगे तो R1 R2 में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। किसी भी चीज में डिप करने से ये वाला फैक्टर R1 R2 वाला पूरा हिस्सा सेम रहता है। क्या बदल जाता है? μ1 बदल जाता है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। क्या कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा? आपने लेंस को डिप किया पानी में, तो क्या μ2 सेम रहेगा? μ2 सेम रहेगा? सोच के बोलो। आपने कांच को पानी में डिप किया तो μ2 सेम रहेगा? लेंस को पानी में डिप करने पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा ना, μ1। R1 R2 सेम रहेगा, क्योंकि R1 R2 उसका शेप है ना यार, वो तो सेम ही रहेगा। सही है? तो पानी में जाने पर अगर फोकल लेंथ बदल रही है तो उसमें किसकी गलती है? μ1 की, बस μ1 की। इसीलिए कोई मुझसे बोले ना हवा में इतनी थी, पानी में इतनी थी, शॉर्ट न्यूमेरिकल होता है ये, बच्चे करते हैं एक पेज में। कैसे? ट्रिक क्या है इसकी? हवा के लिए लेंस मेकर लिख दो, 1 फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 1/r1 1/r2। हवा का म्यू पुट कर दो, फिर यही फॉर्मूला दोबारा से पानी के लिए लिख दो, μ1 को पानी वाला म्यू पुट कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो। R1 वाला पूरा हिस्सा कट जाएगा, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? अरे बोलो, पक्की बात है? कर लोगे? लेंस मेकर समझ में आया? दो हिस्सों में तोड़ा, SRS का फॉर्मूला लगाया, ऐड कर दिया, ऐड करके 1/1/u आया, उसको 1/f के इक्वल पुट कर दिया।
कर पाओगे? जी भैया जी। ठीक है, मिलते हैं। सिंगल लेंस वाले माइक्रोस्कोप को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या? वो पीछे की इमेज को थोड़ी सी बड़ी कर देता है। आप कंपाउंड, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में एक लेंस नहीं होता बालकों, कितने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। एक आंखों से देखने वाला आईपीस जिसपे मैं अपनी आंख रखूंगा, और एक ऑब्जेक्ट के सामने रखने वाला ऑब्जेक्टिव। एक आईपीस लेंस होता है जो मेरी आंख के पास रहता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उसके पास। ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है, आईपीस लेंस भी होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और आईपीस में उसकी बड़ी सी इमेज। मैं आपको बता देता हूं, सुन लें। पहली चीज होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या होती है? देखो इधर, हमारी आंख के अंदर एक पावर होती है, जादुई पावर। हमारी आंख अपनी फोकल लेंथ को बदल सकती है। हमारा आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। हम दूर का देखते हैं, फोकल लेंथ कम हो जाती है या बढ़ जाती है? हम दूर का देखते हैं, फोकल लेंथ, आई लेंस चपटा हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। हम पास का देखते हैं, फोकल लेंथ, हमारा लेंस एडजस्टेबल है, आंखों का लेंस, उसकी फोकल लेंथ बढ़ती घटती रहती है। LDDV, ठीक है, इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या? हमारी आंख कितनी दूर की चीज को कम से कम देख पाती है? हमारा LDDV है कितना? 25 सेंटीमीटर। पता है, हमारी आंख अगर 25 सेंटीमीटर से पास कुछ होगा उसको नहीं देख पाएगी, ब्लर आएगा। 25 या उससे आगे होता है देख पाती है। तो हमारी आंख का जो विजन साइकिल है वो है 25 से इंफिनिटी। क्या है? ह्यूमन आई की लिमिट है 25 से इंफिनिटी। 25 से शुरू होती है, इंफिनिटी तक जाती है। 25 से इंफिनिटी के में लेंस यूज होते हैं माइक्रोस्कोप में। आंटी अंकल इधर, इधर 2 कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं माइक्रोस्कोप में। एक कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव, छोटा लेंस। बड़ा लेंस। डायग्राम में लाइन बनाई, ये बनाया, 2 लेंस बनाए, छोड़ दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। करते हैं शुरुआत। ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा जो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, एक्सटेंडेड भी ले सकते हो। ज्यादा डायरेक्शन में एक्सटेंडेड लेते हैं। यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी बड़ी इमेज बनानी है इस पूरे सेटअप को। इन दोनों लेंसेज के सेटअप को माइक्रोस्कोप कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, यहां से मैं इसको देखता हूं और बड़ा दिखना चाहिए, इमेज बड़ी दिखनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए। करें? अब ध्यान से देखना, जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो टक्कर के बाद कहां से गुजरती है? मैंने पहले फोकस मार्क ही नहीं किया था। अगर पहले मार्क करता तो और बर्डन आता। बिल्कुल फ्लो ऑफ डायग्राम वही रखना जो मैं रख रहा हूं। ऑब्जेक्ट बनाया, सीधी लाइन लेके गए और ऐसे ले गए, और यहां जहां मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? कौन से लेंस का फोकस है? तो नाम क्या रखा? FO। ऑब्जेक्टिव है तो FO। लाइट रे चली गई। अच्छा, अब एक लाइट रे यहां से जाएगी, इमेज बन गई। यहां पे क्या ये इमेज बड़ी है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है। क्या ये कमाल तो एक लेंस नहीं कर दिया ना? पर मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, मुझे उसकी और बड़ी इमेज चाहिए, इसीलिए दूसरा लेंस लगाया है। दोबारा सुनो, छोटे ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है, यहां इमेज बनती है इस तरीके से। इसका नाम मैं AB रख देता हूं, यहां पर इमेज बन गई। ठीक है, अब ये लेंस क्या करेगा?
ये लेंस इस इमेज को और बड़ा करेगा और बहुत बड़ी इमेज मुझे देगा। कैसे? अभी ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे कहां जाएगी? इस पे। अच्छा, लाइट रे गई, जो यहां से जाएगी वो कहां मिलेगी जाके? फोकस पे। तो ये वाली पहले नहीं बनानी, पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली बनाओ। बनाते हैं भैया। यहां से एक लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर पे, ये जा रही है, ये ऐसे, ठीक है। जो यहां से जाएगी वो भी आगे जाके नहीं मिलेगी, ये दोनों लेंस आगे जाके नहीं मिलती, पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले क्या करो, इमेज बता दो कहां बननी है, खुद से बना दो इमेज। इस लाइट रे को, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करो, पीछे। बताओ कहां बनानी है इमेज, जहां बोलोगे वहां बन जाएगी इमेज। मान लो हमने यहां बना दी इमेज, बना दी फाइनल इमेज। देखो, मैंने इस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज भेजनी थी, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाती, ये वाली, और एक सीधी जाके फोकस से गुजरती, सही है। मैंने ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी बनाई और पीछे एक्सटेंड कर दी, और उसी रे पे कहीं ना कहीं इमेज बना दी। अब क्या करना है भैया, अब आपको यहां से वाली रे को, जहां से जो रे जाएगी उसको यहीं मिलाना है, तभी तो इमेज यहां बनेगी, जस्टिफाई तभी होगा। तो यहां से जो रे फोकस पे जाने वाली है ना, फोकस डिसाइडेड तो है नहीं कहां पे है, तो क्या करो, स्केल का एक पॉइंट यहां रखो, एक पॉइंट यहां रखो, और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और इसी को एक्सटेंड करके यहां ले जाओ। अब क्या लग रहा है, ये ऐसे गई, यहां से टकरा के पैरेलल आ रही थी ना, पैरेलल आई, टकरा के कहां गई? फोकस पे, और फोकस पे गई, आगे गई, ये दोनों आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, हमने पीछे एक्सटेंड किया तो यहां मिल गई। फाइनल इमेज, इस छोटे से ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी फाइनल इमेज मिली है, ठीक है। अब ये जो है, इसको आप A डबल डैश B डबल डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं A डैश B डैश। ऑब्जेक्ट है AB, फर्स्ट इमेज है A डैश B डैश, उस इमेज को ऑब्जेक्ट मानकर इसने इमेज बनाई A डबल डैश B डबल डैश। समझ में आ रहा है आपको? डायग्राम का फ्लो समझ में आया? ये डायग्राम मैंने बिना स्केल के बनाया, लेकिन आप अगर स्केल के साथ इतना एक्यूरेसी से बनाओगे तो मैं चेक करूंगा, मैं ही फुल नंबर दूंगा। चीजें मार्क बस कर देना अच्छे से, FO, ऑब्जेक्टिव, आईपीस, FE, सब कुछ अच्छे से। अब मुझे बताओ, जो फाइनल इमेज बनी है, जो मुझे दिखने वाली है, ये वाली, यही इमेज तो मुझे दिखेगी। तो जो हमें आंख से इमेज दिखती है आईपीस पे, वो ये वाली इमेज दिखती है फाइनल। अब देख रहे हो, ये लाइट, ये रे थोड़ी सी मुड़ गई है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए पूरी। पेपर में थोड़ा सा मुड़ा हुआ ये भी नोटिस हो जाता है, क्योंकि छोटा सा पेपर है ना, दिख जाता है मुड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब सुनो, ये इमेज का नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड। क्या डॉटेड रेस से बन रही है, एक्सटेंडेड रेस से बन रही है, एक्चुअल रेस से बन रही है ना? एक्सटेंडेड रेस से बन रही है तो वर्चुअल है, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट से उल्टा बन रही है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो पेपर में एमसीक्यू आएगा, या आ चुका होगा, या आ सकता है, कि एक माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाता है उसका नेचर क्या होता है। माइक्रोस्कोप की इमेज का नेचर होता है वर्चुअल एंड, कोई दिक्कत? डेफिनेशन पता है ना वर्चुअल की? जो इमेज एक्सटेंडेड रेस से बनती है वर्चुअल होती है, एक्चुअल रेस से बनती है रियल होती है। जो इमेज उल्टी बनती है इन्वर्टेड होती है, सीधी बनती है इरेक्ट होती है। अच्छा, ये आपने एक डायग्राम बनाया, अब हमें इसकी मैग्निफिकेशन डिराइव करनी है। पेपर में आता है प्रूफ करो, पेपर में आता है प्रूफ करो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस होल सेटअप माइक्रोस्कोप इज MO into ME। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन इंटू आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। हमें ये प्रूव करने के लिए आता है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड प्रूव दैट द मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इंटू आईपीस की मैग्निफिकेशन। दोबारा, बच्चों को लगता है
मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर एक ही बात है, अलग अलग होते हैं। मैग्नीफाइंग पावर पूरे सेटअप की होती है, दो लेंसेज को मिला मिलू के पूरा एक डिवाइस बना, उसकी डिवाइस की मैग्नीफाइंग पावर क्या है। और मैग्निफिकेशन एक लेंस की होती है, एक लेंस की, HI/HO, समझ रहे हो। तो मैग्निफिकेशन एक लेंस की होती है, मैग्नीफाइंग पावर पूरे सेटअप की होती है। तो अब ये प्रूफ करते हैं कि इस पूरे सेटअप की जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी ये MO इंटू ME होगी। करें भैया शुरू। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है ना, इसको हम अक्सर अल्फा लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्फा। और ये जो मेरी इमेज है, दोनों इमेज जो बना रही है एक ही एंगल बना रही है यहां पे, बीटा। कोई दिक्कत? पक्की बात है। अच्छा, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करके आगे भी ले आओगे तो भी ये अल्फा एंगल ही बनाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहूं ना इसका एक नकली वर्जन यहां ड्रॉ कर दूं, डॉटेड, तो भी एंगल कितना आएगा? अल्फा, ठीक है। अभी आपको शायद ये पता हो शायद ना पता हो, मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होती है? लेकिन 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 जब आप बहुत छोटी चीजों को देखते हो ना, तो हाइट तो उनकी दिखती नहीं है, छोटी चीज है बिल्कुल वो। तो उसमें क्या होता है? एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज अपॉन, हाँ ये छोटी चीजों के लिए होता है, माइक्रोस्कोप के लिए लगता है। माइक्रोस्कोप में किसी भी आपको मैग्नीफाइंग पावर निकाल, मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहा हूं मैं, देखो इधर मैग्नीफाइंग पावर स्मॉल m पहले वाला, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू विजुअल, इसे बोलते हैं देखो विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल और इमेज का विजुअल एंगल, ठीक है। अच्छा, अब बात तो ध्यान सुनो, इसमें कुछ डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन में पढ़ देता हूं, सुन लो, तुम्हें यहां क्लियर हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? मैग्नीफाइंग पावर। बहुत बढ़िया, देखो पूरे सेटअप वाली है। ये फॉर्मूला सिंगल उसके लिए मैग्निफिकेशन के लिए, सिंगल लेंस की मैग्निफिकेशन HI/HO उसमें कोई ऐसा नहीं, पूरे सेटअप की मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा। क्या? तो इमेज कौन सा एंगल बना रही है? देखो, क्या फाइनल इमेज उस पूरे सेटअप की है A'-B', और ये यहां पर कितना एंगल बना रही है? बीटा, सही है। मेरा ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या मैं अल्फा और बीटा लिख सकता हूं यहां पे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस होल सेटअप, इमेज का विजुअल एंगल बीटा, फाइनल इमेज का, और ऑब्जेक्ट का? कोई दिक्कत है इसमें? क्या आप जानते हो बीटा को टैन बीटा ले सकते हैं? तो मैं अगले स्टेप में m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा को नियरली टैन बीटा बाय, मदद करना, टैन बीटा क्या होगा? क्या मैं इसको O और इसको O' बोल सकता हूं? टैन बीटा A'-B', परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? पूरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है? O'। नहीं आ रहा समझ में? क्या मैं AB को उठा के यहां ला सकता हूं? अरे बोलो, अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये वाला एंगल भी, हाँ ना बोलना। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इसको मैं आगे ले आऊं थोड़ी देर के लिए। अभी हमने डायग्राम किया था सुबह, हम क्या बना रहे थे? लेंस फॉर्मूला कर रहे थे, तब भी हम इमेज को उठा के लेंस के बीच में ले आए थे थोड़ी देर के लिए। ये और ये बराबर होता है ना, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अरे बोलो, तो बता दो भाई मुझे, tan अल्फा बताओ। AB अपॉन AB नीचे आएगा भाई, tan अल्फा नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है?
अच्छा, इसको नॉर्मलाइज कैसे करोगे? VU के फॉर्म में लिखो। इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है। देखो वैसे तो बेटर तरीका क्या होता है, अगर मैं इसको बिल्कुल लेंदी कराऊंगा तो आपको अगर नंबर से मतलब है तो इसको उठा के यहां मत लाओ, यहीं ले आओ सीधा, क्योंकि बेटर वर्जन वही होता है हमेशा। इसके पीछे मेरी आंख है ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि आई हमारी जो आंख है उसके ऊपर जो एंगल बनता है उसको विजुअल एंगल कहते हैं, ठीक है। अभी इसमें ना सिमिलैरिटी सब्स्टिट्यूशन लगता है आगे। अगर सिंपल तरीके से करना है, आप इसको यहां मत लाओ उठा के, ऑब्जेक्ट को उठा के सीधा कहां ले आओ, जहां कहां रखिए, इमेज रखिए ना यहां पे, बिल्कुल इमेज के बराबर ले आओ, इमेज के बिल्कुल बराबर, और विजुअल एंगल बना दो अल्फा। जैसे पहले मैंने बताया था कि अभी स्टार्टिंग में, यहां पर लाके अगर विजुअल एंगल बनाते हो, बिल्कुल यहीं पे जहां पर इमेज का विजुअल एंगल बन रहा है वहीं पर किसका बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का। इससे चीजें बहुत जल्दी कट जाएंगी। तुम्हें पेपर में जस्टिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में तुम्हें याद होना चाहिए बस कि तुमने इस ए बी को एक्सटेंड करके तुम वहां लेके गए हो, कहां लेके गए हो, इमेज के बिल्कुल बराबर में, इमेज के, ताकि कंपैरिजन हो पाए। हम इमेज जहां बन रही थी फाइनल, हम अपने इनिशियल ऑब्जेक्ट को भी उठाकर उतना ही आगे ले गए डॉटेड लाइन के साथ। अगर पेपर में डेरिवेशन आता है तो आपको ये डॉटेड लाइन, ये डायग्राम प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, इतना सा बस। जस्टिफिकेशन कुछ नहीं देनी कि क्यों किया हमने ऐसा, हम क्यों आगे ले आए। यहां पर ए बी था, यहां पर इसको आगे ले आए, इसका नाम कुछ भी रख दो, बी डबल डैश यहां पे है ही, इसको एम बोल दो, बी डबल डैश यहां पे है या उसे एम बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये बताओ, आपको ये क्लियर हो रहा है कि हम क्यों दोनों को बिल्कुल सिमिलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। इमेज का एंगल यहां बना है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का एंगल भी यहीं बना रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं हमारी आंख यहीं पे है, बिल्कुल आईपीस लेंस के सामने यहां पे, ठीक है। विजुअल एंगल की डेफिनेशन सुनो, इमेज जो एंगल बनाती है या ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है हमारी आंख पे, उसे कहते हैं विजुअल एंगल, ठीक है। तो नोट्स में डेफिनेशन प्रॉपरली लिखी है विजुअल एंगल की। यहां पर हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाया, आगे ले आए उसे, उसको आगे एक्सटेंड किया, नकली ऑब्जेक्ट बनाया, उसका एंगल यहां पे मान लिया जो भी बन रहा होगा, ये B1 है, कंफ्यूज मत होना, ये B डैश है, वो एंगल क्या मान लिया, अल्फा। उसी के जस्ट नीचे इमेज है, उसका एंगल माना था बीटा। अगर यहां से आप tan अल्फा निकालोगे, चीजें कट जाएंगी, 2 लाइन में डेरिवेशन हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाओगे, 2 लाइन, नंबर उतने ही है। एक बार अब बताओ tan अल्फा क्या आएगा, MB डबल डैश, MB परपेंडिकुलर अपॉन O डैश, सही है? अरे बोलो, क्या आपको लगता है कुछ कट रहा है? सही है, आना बोलो तो बताना जरा मुझे। M इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा, कटिंग के बाद क्या रह गया, A डबल डैश B डबल डैश MB। अच्छा, कौन ये मानता है कि MB डबल डैश इक्वल टू AB है? तो यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं MB डबल डैश इक्वल टू, पेपर में मैथ की तरह बात नहीं गूंगे, कंस्ट्रक्शन मत लिख देना मैथ की तरह कि हमने उसे कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ मत लिखना, बस ये लिख देना MB डैश इक्वल टू AB। और अगले स्टेप में क्या मैं MB डबल डैश को AB लिख सकता हूं? डायग्राम में देखो, MB डबल डैश AB के बराबर है, तो आपकी मैग्नीफाइंग पावर कुछ देर के लिए क्या आ गई, A डबल डैश अपॉन AB, इक्वेशन 1। अब एक बार हम क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, या अभी नहीं करेंगे, लास्ट में तुम्हें शायद रियलाइज हो जाएगा खुद ही। इसमें ना A डैश B डैश मल्टीप्लाई करो, A डैश B डैश डिवाइड कर दो, A डैश B डैश मल्टीप्लाई करो, A डैश B डैश। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, ये लेंस जो है, इसने जो इमेज बनाई उसका नाम क्या है, A डैश, यही इमेज इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इस पूरे की मैग्नीफाइंग पावर को इन दोनों की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन में तोड़ना है, भाई इसकी मैग्निफिकेशन में इसका ऑब्जेक्ट तो आएगा, और इसकी मैग्निफिकेशन में इसकी इमेज तो आएगी। इसकी इमेज और इसका ऑब्जेक्ट दोनों कौन है, A डैश। इस फॉर्मूले में कहीं भी A डैश B डैश नहीं है, तो लाना पड़ेगा। अब ऐसे तो ला नहीं सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं,
तो हम जानबूझ के इसमें ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में। ए डबल डैश बी डबल डैश, ध्यान से देखना, इनटू क्या मल्टीप्लाई किया हमने, सही है, एक ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई किया और एक ए डैश बी डैश, और पहले से डिवाइड में कौन था, ए बी, सही है। अच्छा एक बार मन से देखना, मन से, अगर आप अगर आईपीस को देखो और आईपीस से पूछो कुछ देर के लिए, ओए आईपीस तू एक नॉर्मल लेंस है, तेरी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बाय, बताइयो हाइट ऑफ इमेज क्या है, आईपीस की इमेज क्या है, आईपीस की इमेज क्या है, दोबारा देख लो, आईपीस ने जो फाइनल इमेज बनाई है वो ये है ए डबल डैश, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आईपीस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश। अच्छा सेम बात एक बार इससे पूछते हैं, वो ऑब्जेक्टिव जरा बता, मैग्निफिकेशन क्या है तेरी, एच आई बाय, इसका एच आई क्या है, ए डैश, और एच ओ क्या है, जरा एक बार देखना आपके पास ऐसा कुछ आया है क्या, ये है आईपीस और ये है क्या, ए डैश बाई बी डैश बाय ए बी, ये तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है, और ए डबल डैश बी डबल डैश बाय, और ये इक्वल टू किसके है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। कोई दिक्कत, छोटी सी ना डेरिवेशन, इसमें ज्यादा लेंथ नहीं थी, सुनो, मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा बाय अल्फा नियरली इक्वल टू टैन बीटा बाय टैन अल्फा, आप बस बीटा और अल्फा एंगल इस दूसरे वाले मिरर जो अपना लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर पे बनाना, ऑब्जेक्ट को आगे खींच लेना थोड़ा सा, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, टैन अल्फा से अल्फा निकल जाएगा, टैन बीटा से बीटा निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में बीटा बाय अल्फा में टैन बीटा और टैन अल्फा की वैल्यू पुट करना, डिनोमिनेटर कट जाएगा, जो बच गया उसमें बीच वाली इमेज ए डैश बी डैश को मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश को डिवाइड, मल्टीप्लाई और अपने आप एमओ और एमई बन जाएगा, दिख जाएगा। इसके बाद एक अपग्रेडेशन और है, आ गया, ड्राइव हो गया, अरे बोलो, एक एमई और एमओ की वैल्यू और याद करनी है आपको, एमई और एमओ की वैल्यू, ठीक है, लिखो, सब पे नोट्स से लिखवा रहा हूं, यहां तक कर लोगे, एमई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ई, एमई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ई, एमई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, जैसे लिखा है ऐसे ही, डी क्या है 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी के बारे में याद कर लो भाई, डी हमेशा 25 होता है अगर नहीं दिया हुआ, और दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वो लेना होता है, डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा एक कंफ्यूजन होगा तुम्हें, एफ ई क्या है, किसकी, आईपीस की फोकल लेंथ, ठीक है, याद रखना दोनों मिरर कैसे हैं, कन्वेक्स कैसे हैं, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ कैपिटल डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है अगर ना दी हो तो, एमओ क्या आ रहा है देख लो, एमओ आ रहा है वीओ अपॉन माइनस यूओ, वैसे माइनस नीचे होता है मैं ऊपर ले गया, माइनस वीओ अपॉन यूओ, अरे तुम तो ये बात जानते हो ना, फॉर्मूला होता ही माइनस वी बाई यू है, ठीक है, और याद रखना ये माइनस फॉर्मूले वाला नहीं है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो वो वाला माइनस है ये, इसीलिए कई बार समझदार लोग ना यही लगाते हैं माइनस, कि बच्चे को समझ में आ जाए कि ये यूओ नेगेटिव है, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लेते हैं ना, इसीलिए वीओ बाय माइनस यूओ। कोई दिक्कत क्या, एमओ और एमई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, अरे सुनो यार, एमओ का ना एक स्पेशल केस भी होता है, एमओ का एक बता, नोट कर लो पहले, कर लिए, लिख दो एक बार, एल बाय एफ ओ, एमओ का स्पेशल केस होता है एल बाय एफ ओ, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लिख देता हूं टर्म सारी में यहां पे,
एल क्या है? माइक्रोस्कोप की लंबाई डी है 25 सेंटीमीटर, इसको हम LDDV कहते हैं। समझ रहे हो? ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, नियरली इक्वल होता है कि आप VO बाय UO की जगह L बाय FO, अरे माइनस भी आएगा, L बाय FO भी यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये बताओ, अगर MEA है MOA है और मैग्नीफाइंग पावर आती है ME इंटू MO, तो मैग्नीफाइंग पावर का भी तो एक नया फॉर्मूला आएगा। ME MO की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा बताओ? 1 प्लस डी बाय इंटू L वाला इंटू L बाय माइनस बाहर आ गया। होते हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इमेज एट इंफिनिटी, और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इमेज एट इंफिनिटी, और एक LDDV, एक इंफिनिटी। तो ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये रहा छोटा सा आईपीस लेंस। और केस होते हैं बालकों दो। कोशिश कर, बाकी तेरी इच्छा है। संगति 4 साल बाद बताएगी फ्यूचर क्या है। ध्यान से अभी कोशिश करेगा, सबको सुधार लेगा। ऑब्जेक्टिव आईपीस, ये टेलीस्कोप जो है दोनों के दोनों, ये दोनों टेलीस्कोप एक ही तरह से काम करते हैं। एक को ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि इमेज बन रही है LDDV पर 25 सेंटीमीटर पे, एक को ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। कहां पे? इंफिनिटी वाले को नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और दूसरी होती है इमेज एट LDDV, इमेज एट। तो ये वाली मान लेते हैं ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट। ऐसे आता है पेपर में कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का डायग्राम बनाओ, समझाओ। नॉर्मल एडजस्टमेंट का कोड होता है इमेज एट, और दूसरे वाले का तो नाम ही है इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें इमेज बनेगी ही नहीं, फाइनल इमेज इंफिनिटी में बन रही होगी। इसमें फाइनल इमेज एक्चुअली बनेगी 25 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, तो देखो भाई, लाइट रेस कहां से आ रही है? आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो कहां पे है? टेलीस्कोप से जो देख रहे हो कहां पे है? अरे बहुत दूर है, इंफिनिटी बैठा है वो। इंफिनिटी से लाइट रेस कैसे आती है? पैरेलल। कैसे आती है? तो लाइट रेस पैरेलल आई, पहली रे, दूसरी रे, तीसरी रे, पैरेलल। सही है? हाँ बेटा, हम जानबूझ के टेढ़ी लेके आए, क्या पता टेढ़ी आ जाए, हम सारा केस लेते हैं। तो लाइट रे आ गई, तीनों पैरेलल। अब यार ये लाइट रे तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, सीधी जाएगी ना? हाँ ना? और ये वाली जो है और ये वाली जो है, ये थोड़ा बेंड कर जाएंगी। ये बन गई आपकी पहली इमेज। यहां तक क्लियर है? सेंटर वाली रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से आ रही थी, सीधी आ गई। ये थोड़ा रिफ्रैक्ट करी, बेंड करी, ये भी बेंड करी, और यहां पर इमेज बन गई आपकी। इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई। और इन्फिनिटी से लाइट रे आती है तो इमेज क्या बनती है? फोकस। इन्फिनिटी से लाइट रे आती है, इमेज क्या बनती है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस रहा होगा ये। बहुत बढ़िया, शानदार। अब क्या होगा? अब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इसमें क्या होता है, हम आईपीस को भी ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये पॉइंट आईपीस का भी फोकस है। जुगाड़ बता रहा हूं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, इसकी टेलीस्कोप की लेंथ को। टेलीस्कोप में ना लंबाई होती है, पता है आपको ये बात? खिंचता है वो, उसमें लंबाई एडजस्ट होती है। तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं कि इसका फोकस भी इसी पॉइंट पे आए। इसने जिस पॉइंट पर इमेज बनाई है वो पॉइंट इसका भी, ऐसा जुगाड़ हो रखा होता है। तो अगर ये पॉइंट इसका भी फोकस है तो ये इमेज, ये जो इमेज है इसकी वाली इमेज इसके लिए क्या है?
ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर मेरे फोकस पे पड़ा है तो इमेज कहां बनेगी? तो डायग्राम बनाते हैं, एक लाइट रे पैरेलल आएगी रूल के अकॉर्डिंग, वो कैसे जाएगी? ऐसे, पर बनाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इमेज इंफिनिटी बनानी है, तो फाइनल लाइट रेज नहीं मिलनी चाहिए, तो पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली बनाऊंगा सीधी, और पीछे एक्सटेंड करूंगा। भाई आगे ना पता पीछे मिल जाए कल को, कुछ पता नहीं है इसका। एरो तो इस तरफ दिखाना पड़ेगा, लाइट रे ऐसे गई और मैंने पीछे एक्सटेंड कर दी। अब क्या करो, इसके पैरेलल रखो स्केल को, बिल्कुल पैरेलल इसके, और इसके पैरेलल एक लाइट रे ड्रॉ कर दो। इन्फिनिटी इंफिनिटी, बिल्कुल पैरेलल, समझ रहे हो? पता है ना नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इमेज कहां बनेगी? तो इस लेंस ने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई, उस इमेज की जो इमेज इसने बनाई वो कहां बन रही है? इंफिनिटी पे। तो फाइनल इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पे। ये टेलीस्कोप है, सेम सेम सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे पता लगेगा थोड़ा सा अलग है। उसमें ऑब्जेक्ट था, वहां से लाइट रे आई थी, ऑप्टिकल सेंटर वाली और सीधी वाली। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइट रेज आई इंफिनिटी से रही है। समझ पा रहे हो? इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पे। फाइनल इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पे। पहले लेंस ने इमेज बनाई फोकस पे, और दूसरे की इमेज कहां बनी? इंफिनिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बार इसकी मैग्निफिकेशन करते हैं। अब मैंने आपको बताया ये जो पॉइंट है ये उसका भी फोकस है और इसका भी फोकस है। भाई इंफिनिटी है, कोई मतलब ही नहीं बनता। देख, पहली बात तो हमें पता नहीं एक्सटेंडेड मिलाएं या एक्चुअल मिलाएं, मिल तो कोई रही नहीं है, ठीक है, तो बात ही नहीं करेगा। इमेज बनी नहीं तो इमेज का नेचर कहां से आ गया? यहां देखो, इसमें मैं जानता हूं ये पॉइंट मैंने ऐसे एडजस्ट किया है कि इसका भी फोकस है और इसका भी फोकस है। हाँ ना बोलो? तो क्या ये लेंथ फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव की, और ये लेंथ फोकल लेंथ होगी? हाँ ना बोलो? अच्छा, आप सच सच बताना, ये इमेज है, इमेज एंगल बना रही है यहां पे कितना? इमेज एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं? और यही इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट क्या एंगल बना रहा है? ऑब्जेक्ट भी तो वहीं से आ रहा है। ऑब्जेक्ट ये जो एंगल बना रहा है इसको क्या मान लो? तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट, अल्फा। तो दो ट्राइंगल देखो, अगर आपको दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, अल्फा वाला ट्राइंगल दिख रहा है और बीटा वाला नहीं दिख रहा। बीटा वाला इमेज जो बनी है उसका ट्राइंगल ये रहा। पता है फाइनल इमेज की लाइट रे है ये, फाइनल इमेज की लाइट रे से बनने वाला ट्राइंगल, और इनिशियल इमेज की लाइट रे से बनने वाला ट्राइंगल ये रहा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर HI/HO, विजुअल एंगल ऑफ इमेज बाय विजुअल एंगल ऑफ ईशांत सिंह, विजुअल एंगल ऑफ अपॉन विजुअल एंगल ऑफ इमेज को बीटा मानते हैं क्या? विजुअल एंगल ऑफ इमेज को अरे, और विजुअल एंगल ऑफ अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब बीटा बाय अल्फा नियरली इक्वल टू tan बीटा। जल्दी से एक बार tan बीटा बोलो। अरे tan बीटा मत बोलो, tan बीटा बोलो। अगर आप बायो के हो तो अलग बात है, बाकी बच्चे tan बीटा बताओ क्या होगा? नाम ठीक है। अब AB अपॉन FE, AB बाय FE, और tan अल्फा AB बाय, तो बताना मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई? FO बाय, यहां तक क्लियर है? मुश्किल है? FO बाय, अच्छा एक बात बताओ, FO FE में से कौन नेगेटिव होगा? FO तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ है, FE इस तरफ है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस FE, और यहां भी माइनस। ये आ गई, सुनो ये क्या आ गई? मैग्नीफाइंग पावर किसकी? मैग्नीफाइंग पावर किसकी? टेलीस्कोप एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप एट, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है नॉर्मल एडजस्टमेंट का।
हमने डायग्राम बना दिया। हम डायग्राम बनाने के बाद मैग्नीफाइंग पावर, इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका डायग्राम तो 1 मिनट में बन जाएगा ना। लाइट रे कहां से आती है? टेलीस्कोप में लाइट रे कहां से आती है? इन्फिनिटी से लाइट रे आई, पहली, दूसरी, तीसरी। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जाएगी, बाकी थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। जहां मन करे वहां पे टक्कर मार दो, तीनों की इमेज बन गई। इमेज बन गई, इसका नाम क्या है? ए, कोई भी नाम दे दो इसको, ठीक है। अब ये लेंस इन्फिनिटी में इमेज नहीं बनाएगा, कहां बनाएगा? इमेज एट, तो होना क्या है? यहां से लाइट जाएगी सीधी, इसको नहीं छेड़ेंगे अभी। ऑप्टिकल सेंटर वाली को जाने देंगे, जा आगे जा, इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे। कहां बनानी है इमेज? यहां बना दें, यहां बना देते हैं। नहीं पता है 25 से बनती है, अब जनरल नापेगा थोड़ा ना। तो यहां बन गई इमेज। अब ये वाली लाइट रे जो जाएगी ये भी यही मिलनी चाहिए, तो स्केल को यहां पर और यहां पर रख के फोकस ऑफ आईपीस। अच्छा अब ये बताओ, इन्फिनिटी पे लाइट रेज आई थी इसके पास, तो इसने इमेज अपने फोकस बनाई होगी। तो यार ये पॉइंट क्या रहा होगा? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये लेंथ होगी फोकल लेंथ ऑफ, सही है। लेकिन इस बार ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे, क्योंकि इस बार इमेज बनी है, इन्फिनिटी बनी गई लाइट रेज, तो ये यहां पर मैं FO नहीं बोलूंगा, ये क्या हो जाएगा? आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट रे आई और रिफ्रैक्ट हुई, इमेज बन गई, ये रही फाइनल इमेज, ये रही, ठीक है। ये डायग्राम किसका है? इमेज एट LDD। इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर आती है, लेकिन वो इतनी सिंपल नहीं आती, ठीक है। टेलीस्कोप का ये वाला डेरिवेशन बहुत कम आया है पेपर में। इसमें ना लेंस फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है? मैं इस वाले लेंस में लेंस फॉर्मूला लगाता हूं, और इसमें तो FO पे ही बन रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी और FO। तो लेंस फॉर्मूला लगाकर फिर ME निकलता है, MO निकलता है, और दोनों को पुट करके M निकलता है। तो इसके M की डेरिवेशन अपन करेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखिए, आपको ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं? इन्फिनिटी से 3 रेज आती हैं, सेंटर वाली सीधी जाती है, बाकी दोनों को मोड़कर ऑब्जेक्ट इमेज बना देते हैं। अब अगला लेंस क्या करेगा, ये डिपेंड करता है केस कौन सा है। अगर इमेज इन्फिनिटी में बन रही है तो लाइट रेज जाएंगी और टक्कर मारने के बाद पैरेलल चली जाएंगी। अगर इमेज कहीं पे बनानी है तो इस वाले ऑब्जेक्ट से लाइट रेज को भेजो, सेंटर वाली को पीछे एक्सटेंड करो और इमेज बना दो। इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बनाओ और इमेज बना दो। इमेज बनने के बाद फिर दूसरी वाली डॉटेड बना दो पीछे एक्सटेंड करके। हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत?